ओके, स्टार्ट करें। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस। ओके, आई होप आपको पता हो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स में सिर्फ पॉइंट चार्जेस इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द डाइपोल। अब हम पॉइंट चार्ज से बाहर निकल रहे हैं। व्हाट इफ द शेप ऑफ बॉडी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब पार्टिकल की जगह बॉडी पर मूव करेंगे। तो आज और कल कुछ बॉडीज के क्वेश्चन करवा के एक न्यूमेरिकल क्लास होगी जिसमें रैंडम न्यूमेरिकल्स चलेंगे, जितना अभी तक पढ़ा है उतना। ठीक है, आइए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस करें स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इनका प्रूफ गॉसेस लॉ में मिल जाएगा आपको आगे वाले टॉपिक में। लिखें, आउटसाइड a spherical charge outside a spherical charge, the sphere behaves as a point charge kept at center. देखो बच्चों, समझाता हूं यहां पे। आपके पास क्या है, ये एक स्फेरिकल चार्ज है। ठीक है, एक स्फेयर हो गया और इस स्फेयर पे चार्ज है Q। अब आप एक चीज देखिए, मैं यहां किसी पॉइंट पे हूं, दिख रहा है? तो आई होप फिजिक्स में आपको पता हो स्मॉल आर किस चीज को दिखाते हैं। एनीवन? डिस्टेंस। स्मॉल आर इज फॉर डिस्टेंस, कैपिटल आर इज फॉर रेडियस। याद रखना, फिजिक्स में हम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं दो स्फेयर्स के बीच में डिस्टेंस इतना है, तो कोई वाकई नहीं बताएगा कि दोनों के सेंटर से मेजर हुआ है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब अगर आप किसी पॉइंट पे हैं जो स्फेयर के बाहर है, तो ये स्फेयर कैसे बिहेव करेगा? जैसे ये स्फेयर ना होके एक पॉइंट चार्ज हो। तो प्लीज देखिएगा, इस पूरे चैप्टर में हमें अलग अलग स्फेयर देखने हैं। सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, या फिर सिंपली शेल। ये जितने भी नाम आए, जब तक चार्ज रेडियल सिमेट्री रख रहा है तब तक ये रूल वैलिड है। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको ये नहीं सोचना आपके पास एक स्फेरिकल चार्ज है, आपको ये सोचना है आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q। इस पूरे पे चार्ज Q था, वही चार्ज इस पॉइंट चार्ज पे होगा, और आप यहाँ P पॉइंट पे हैं और ये डिस्टेंस कितना है? R। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? K Q बाय R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज से जितनी होती है उतनी ही इससे होगी, याद रह जाएगा। ऑल्सो सरफेस इज एन आउटसाइड पॉइंट, सरफेस भी बॉडी के बाहर ही होता है। तो आंसर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो प्लीज ये चीज देख लेना, आपके पास कोई भी स्फेयर है, ठीक है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, शेल, होलो, कुछ भी हो, ठीक है, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतनी ही लेके चलेंगे आउटसाइड और ऑन द सरफेस। याद रह जाएगा?
कोई प्रॉब्लम बच्चे? बोलिए। कैपिटल आर रेडियस है बालक, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। अगर स्मॉल आर की वैल्यू में कैपिटल आर ले लूं तो भी मैं नियरली स्फीयर के आउटसाइड हूं कंडीशन पे। हाँ, तो स्फीयर के जैसे ही बाहर निकल जाओगे ये पॉइंट भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे बाहर ही, तो हम इस सारे चार्ज को यहां रख सकते हैं। याद रह जाएगी ये बात? करें आगे। अब एनीवन कोई बताएगा किस केस में चार्ज, ठीक है, सरफेस पे रहेगा स्फीयर के? मेटल के केस में क्या फर्क पड़ेगा मेटल होलो है या सॉलिड है? ठीक है, तो मेटल्स के केस में चार्ज सरफेस पे रहता है और मेटल इज अ कंडक्टर। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, ओके, किसी होलो मेटल के अंदर चार्ज हो सकता है लेकिन वो किसी होल वगैरह में होगा जो मेटल से टच नहीं हो रहा होगा। तो अगेन अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किए हैं, आप ज्यादा इतना डिटेल में सोच नहीं सकते, इन 2 चैप्टर्स को हो जाने दो, आपके दिमाग में सारे केसेस आ जाएंगे जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास क्या है, लेट जस्ट से एक सॉलिड स्फीयर है लेकिन मेटल है, मैंने इसे चार्ज दे दिया, कहां जाएगा? सरफेस पे। एनीवन व्हाट इज अ शेल? होलोस्फीयर और शेल सेम चीज है? क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली एक नहीं है बच्चे। देखो तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, तुम्हारे पास ये सीन हो गया, एक स्फीयर है, उसके अंदर थोड़ी सी कैविटी है, होल है, दिस इज होलोस्फीयर नॉट अ शेल। शेल इज वेरी थिन, जैसे तुम्हारे पास एक गुब्बारा है, बलून, बलून का सारा मास उसके सरफेस पे होगा, वो इतना पतला है, सो बलून इज अ शेल। कोकोनट हो गया, कोकोनट की मोटाई ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होती है कोकोनट की, अगर उसे खोल के देखोगे उसे हम शेल मान सकते हैं लेकिन वो होलोस्फीयर है। तो जब बाउंड्री बिल्कुल पतली हो किसी होलोस्फीयर की तो उसे शेल बोलते हैं, ठीक है, करें। अब आइए देखिए, ये मेरे पास एक शेल है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, मुझे शेल को चार्ज देना है, चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे, उसके पास और कोई एरिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की, कोई सोच समझ के आंसर दे सकता है? कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती एंड दिस थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, याद रह जाएगा। करें स्टार्ट? आइए, हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, बाहर कितनी कितनी है, ग्राफ बताइए। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो आई होप आपको पता हो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। सरफेस पे जाते ही एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बाहर जाते ही चेंज हो जाएगी। तो हमें ग्राफ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पुट करना है, तो जब भी स्फीयर का ग्राफ पुट करो हमेशा रेडियस दिखाओ, क्योंकि अंदर बाहर आंसर चेंज होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक, एक डॉटेड लाइन हो गई जो हमें बताएगी हम अंदर हैं या बाहर हैं।
सो दिस इज इनसाइड पोर्शन और इसके बाद जो आगे चलता रहेगा दैट इज आउटसाइड और ये वाला ऑन द सरफेस. एनीवन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस k q by r स्क्वायर. सोच समझ के आंसर देना. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर? 0. ओके, तो ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं उठेगा. सरफेस पे जाते ही एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. बाहर स्फीयर कैसे एक्ट कर रहा है? पॉइंट चार्ज. एनीवन पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या था? हाइपरबोला. तो ये ग्राफ अब आगे क्या होगा? हाइपरबोलिक, हाइपरबोला होगा ऐसे. ओके, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0. याद रह जाएगा. करें आगे. ओके, व्हाट इफ अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज दे दिया. सोच समझ के आंसर देना. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से, ठीक है, आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के इनवर्ड होंगे. तो ग्राफ अंदर ऐसे बाहर ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गई तो इस सेंस में जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड एक मेटल के अंदर नहीं होती, ठीक है. सो व्हाट इज शील्ड? तुम पे कोई एरोज फायर कर रहा है, बाण मार रहा है, तुमने आगे शील्ड कर दी, बाण नहीं लगेंगे. तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगे, इस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो किसी चीज को मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये मीडियम से आता है और मीडियम चेंज अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है. तो ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे. कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बच्चे, बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0. अंदर 0 है. यहां स्फीयर था, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड एरो था, इसमें इनवर्ड एरो है. अंदर नहीं है बच्चे, बाहर है, इसलिए बाहर ऐसे. ओके, हाँ भाई, प्लीज एक चीज देखिएगा, शेल इफेक्ट, ये टर्म आपको बार बार मिल सकती है. शेल इफेक्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल इज 0. किसको प्रॉब्लम? एक होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और इस फिनोमिना को हम शेल इफेक्ट कहते हैं. लिस्ट पे सबने डिटेल्स लिख दी? कोई रह गया? ओके, करें. आइए, कौन सा स्फीयर रह गया? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. हाँ तो बच्चों, हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर.
अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे दैट यू हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो कोई अलग से आके नहीं बताएगा किसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। लेट जस्ट से आपके पास प्लास्टिक है, आपने प्लास्टिक को मेल्ट किया, सेमी मोल्टन स्टेट में है, और प्लास्टिक को चार्ज दे दिया, ओके। अब वो वापस से सॉलिड हो गया स्फेरिकल शेप में। हाँ भाई, क्या चार्ज यहां मूव कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो आप शायद ये पहली ऐसी फिगर देख रहे हैं जिसमें मैं चार्ज अंदर भी दिखा रहा हूं। मेटल्स में तो चार्ज रिपेल करके अपने आप सरफेस पे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ चार्ज अपने आप मूव करके सरफेस पे नहीं आ सकता, याद रह जाएगा, ठीक है। सो अब हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, याद रह जाएगा। पंगे अंदर वाले फॉर्मूले में होते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे पास यहां एक पी पॉइंट है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बताओ कैसे निकालूं? एनी आइडियाज? इंटीग्रेशन में मत घुसो, कॉमन सेंस लगाओ। ओके, तुम्हें शायद 11th में ड्रा दिया गया होगा इंटीग्रेशन वगैरह दिखा के। एक चीज देखो, मुझे एक सॉलिड स्फीयर बनाना है। हाइपोथेटिकली मैंने क्या किया, एक शेल ले ली, एक होलो स्फीयर ले लिया 0 रेडियस का, पॉइंट बनेगा। मैंने इसके बाहर एक और शेल लगा दी, इसके बाहर एक और शेल, एक और शेल, शेल ओवर शेल। मैं एक शेल के बाहर, एक होलो स्फीयर के बाहर एक और होलो स्फीयर लगाए जा रहा हूं, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। किसी को प्रॉब्लम कोई? अब यहां पे आंसर दो, ये क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसे एक सोचो, एक होलो स्फीयर, उसके अंदर एक और होलो स्फीयर, उसके अंदर एक होलो स्फीयर, ऐसे बना। अब बताओ, अगर मैं इस शेल की बात करूं तो क्या ये शेल यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकती है? नहीं, शेल इफेक्ट, एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब मैंने क्या किया, एक और शेल बना दी, एक और शेल बना दी, मैं शेल ओवर शेल बनाए जा रहा हूं। जो जो शेल इससे बाहर हैं, क्या ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं? नहीं। ये हमारी अप्रोच। तो इस पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? जो इसके अंदर है, बाहर वाले चार्ज शेल बना रहे, ठीक। सो दीज आउटर चार्जेस फॉर्म शेल इफेक्ट। सो ओनली inside charge provides इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ अंदर वाला चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, बाहर वाले नहीं करते। प्लीज आर्ग्यू कीजिए, बोलो, अपना पॉइंट रखो। आपके पास इनफाइनाइट शेल है, जो शेल पी पॉइंट के बाहर पड़ रही हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। प्रॉब्लम क्या? बनाना नहीं आ रहा क्या? ओके, ऐसे लिख लो, शेल इफेक्ट ऑफ आउटर शेल्स। बस मत बनाओ, लो ये पी पॉइंट बनाया, बस बाल को अपनी अपनी इमेजिनेशन यूज किया करो, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ओनली क्यू इनसाइड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मुझे पता है मेरी राइटिंग खराब है, मैंने पूरे डॉक्टर बनने की तैयारी कर ली थी, 12th के बाद पता चला बायो लेनी थी। मैं पेशेंट्स को मैथ से ठीक करने वाला था, वो कैसे गया? 1 2 का 4 करके, जो ज्यादा बोलता उसके 3 5 लगा देता, 2 4 करते हुए 9 तो 11 हो जाते कई पेशेंट। मैथ कैन सॉल्व बच्चों, मैथ से भी डॉक्टर बनते हैं, तुम्हें नहीं पता एक पीएचडी चीज होती है।
पीएचडी से डॉक्टर बनते हैं। आइए वापस, सबने नोट किया? आ जाओ, अब हेल्प करवाओ। हाँ बच्चों, क्यू चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, पूरे स्फेयर पे है। तो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लाइन पे, सरफेस पे या वॉल्यूम पे? वॉल्यूम पे। तो क्या मैं कह सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे चार्ज क्यू है, तो 1 यूनिट पे कितना होगा? क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। आई होप आपको पता हो मास अपॉन वॉल्यूम को हमने क्या कहा था? मास डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, करते हैं। अब बच्चों, मुझे चार्ज चाहिए जो इस पे है, बताइए कैसे निकालो? तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे जो चार्ज है हमें वो चाहिए, बताइए क्या आएगा? क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, दिस विल बी आवर चार्ज इनसाइड। हमें यही चार्ज चाहिए था। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो प्लीज बताइए। एनीवन? बालकों, देखो, पूरे स्फेयर पे हमें चार्ज पता है क्यू कितना है, लेकिन हमें सिर्फ इस स्फेयर पे चार्ज चाहिए अंदर वाले पे, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। फुल पे इतना है, वन पे कितना होगा, अंदर वाले पे कितना होगा। ओके, कैन आई स्टार्ट? ओके, आओ अब वापस देखो, हमारे पास एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? नहीं। तो इसे हटाओ। अब देखो, मैंने इस पार्ट को हटा दिया, अब मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अप्रोच, हम एक स्फेयर के सरफेस पे है ना, तो एक स्फेयर के सरफेस पे फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम किसके सरफेस पे हैं? ऑन सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फेयर। दिख रहा है सबको? तो अब ध्यान से देखो, आप ये जो छोटा स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर है, इस पे चार्ज क्यू है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। क्यू की वैल्यू क्या थी? प्लीज वैल्यूज लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताइए कितनी आए, कंफर्म करूं? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ओके, करें? आए वापस, देखिए, करते हैं स्टार्ट। अब बच्चों, इसे ऐसे लिख सकते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर। ये किस चीज का फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आर बाय आर।
तो प्रॉब्लम किसी क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू क्या थी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, याद है? क्यू की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा एक और फॉर्मूला आएगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बड़े वाले स्फीयर, ठीक है, छोटे वाला स्फीयर है ही नहीं, ये मान के चलो, वो तो हमने एक अप्रोच मान ली थी। पता नहीं कौन लोग हैं क्लास में ऐसे कलर डाल देते हैं, एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। आइए वापस। तो बच्चों अगेन 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, पहले वाला के क्यू आर ओवर आर क्यूब, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। ग्राफ बनवाइए। सोच समझ के ग्राफ बनाइएगा, इस बार आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स प्लीज। बच्चे गुड। हाथों से बना लो, स्केल की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते टाइम देख लेना कॉलेज में या बोर्ड एग्जाम में, अभी नॉर्मली। हाँ भाई क्या आंसर आया? तो देखो इस पॉइंट के बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हाइपरबोलिक ग्राफ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो स्ट्रेट लाइन। प्लीज ये सारे ग्राफ याद रहने चाहिए। करें आगे। इस क्लास के कोई बच्चे बाहर रह गई थी क्या? कहाँ पे है? मैं तो भूल ही गया उसे। कहाँ पे है वो अब? ये गड़बड़ कैसे हो गई? मुझे सच में याद नहीं रहा, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। एक बार दुबई से कोई इंडिया या कहीं फ्लाइट जा रही थी, और एक औरत को बीच रास्ते में याद आया कि वो अपना न्यू बॉर्न बेबी एयरपोर्ट पे छोड़ गई। ठीक है, और ये न्यूज पढ़ने के बाद मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि ये चीजें भूली जा सकती हैं। आपके साथ भी होगा कभी, आप अपने छोटे भाई बहन को लेके मॉल में घुमाने गए और फिर अकेले वापस आ गए, ठीक है, आइडिया ही नहीं रहा साथ में कोई था, और फिर आपको याद आएगा आप कुछ भूल रहे हो, लेकिन आप सोचोगे अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो याद आ ही जाता। तो वो बेचारी बच्ची जो बाहर रह गई, कोई नहीं, आइए वापस लिखें टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज।
टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। हाँ बच्चों, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल एनीवन, लैम्डा। तुमने शायद 11th क्लास में लैम्डा सिग्मा रो सुना हो, वो मास से रिलेटेड थे, अब चार्ज से रिलेटेड वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वांटिटी इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, आइए, मीनिंग चार्ज पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला Q बाय एल या फिर डी क्यू बाय डी एल। कौन सा वैलिड है? कब? ठीक है, शाबाश। अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो बालको यूनिफॉर्म का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट होना, या एक रॉड है उसकी एवरेज लीनियर मास डेंसिटी बताइए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला किस केस में वैलिड होता है? ये वाला हमेशा वैलिड होता है, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केसेस में, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज देख लेना। अब लैम्डा किसके लिए यूज करना बेस्ट है, किस टाइप की फिगर के लिए? एग्जाम्पल, जिन जिन केसेस में मास लेंथ के प्रोपोर्शनल, टू डायमेंशनल फिगर में भी यूज हो सकता है बच्चा, अकेले बंडी में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रॉड है, रॉड को मैं चार्ज दे रहा हूं, तो रॉड की जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी उतना ज्यादा उस पर चार्ज आता जाएगा। बात आई समझ में? दूसरा, मेरे पास एक रिंग है, रिंग को अगर मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज कहां रहेगा? लेंथ पे, डिस्क में सरफेस पर रहता है। तो रिंग का मैंने साइज बड़ा किया, लेंथ ज्यादा हो गई, तो मैं उसे चार्ज भी ज्यादा दे सकता हूं। तो एग्जांपल यहां पे क्या है? थिन रॉड एंड रिंग, और कुछ याद ना है तो ETC। इन दो केसेस में तुम लैम्डा यूज कर सकते हो। प्लीज ध्यान दे लेना, दीज आर लीनियर डेंसिटीज। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट टाइप की डेंसिटी बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा नाम एरियल, तीसरा नाम सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। सिंबल एनीवन? बालको, जिस टाइप से तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो, अभी कॉपी बुक बंद करवा के दोबारा वाइवा ले लूंगा, ठीक है। सिंबल सिग्मा, सिग्मा रूल। हाँ तो बच्चों, डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला Q बाय ए या फिर डी क्यू बाय डी। ये कब यूज होगा? यूनिफॉर्म के केस में, जब सिग्मा कांस्टेंट हो, या एवरेज के केस में। अगर मैं एवरेज पूछ रहा हूं तो ये वाला ऑलवेज, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केसेस में यूज होता है। ये जो पीछे मैंने सांप छोड़े, आई होप तुम इनका मतलब समझ जाओ। डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़े से कंपाउंडर भी बनो या केमिस्ट। एग्जाम्पल, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे पास एक डिस्क होगी,
डिस्क में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हम उस पर चार्ज रख सकते हैं, और शेल और कंडक्टिंग स्फीयर या शेल, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसे हम जो भी चार्ज देंगे सारे का सारा उसके सरफेस पे जाएगा, ठीक। और एंड ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी, नेक्स्ट थर्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सिंबल रो। लास्ट में बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, थक गए क्या? ठीक है, अभी मत थको, जिंदगी की आखिरी मोमेंट्स में थक लेना। डॉक्टर बोलेगा क्यों थक रहे हैं, ठीक है, तुम कह देना कि सर ने कहा था अब थक सकते। ठीक है। ओ एक मिनट, तुम तो खुद ही डॉक्टर बने हुए हो, ठीक है, खुद से पूछ लेना। हाँ भाई बताइए, फॉर्मूला चार्ज अपॉन, इसके एग्जांपल दे दो सीधे। सॉरी, हेडिंग दिख तो रही है बच्चे, ऊपर देख। अरे दिख तो रही है, क्या बात कर रहे हो? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर की बात मत करो, महंगे हैं, ठीक है। सस्ते हो गए, बालकों देखो, तुम सॉलिड बोल तो दो बार बार, लेकिन तुम्हें उसके साथ नॉन कंडक्टिंग वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। जैसे सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर सॉलिड हो गया तो क्या हुआ, अगर वो कंडक्टिंग हुआ तो चार्ज अपने आप सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एग्जांपल्स में सारे के सारे नॉन कंडक्टिंग ले लो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ईटीसी ईटीसी। बताइए समझ। करें स्टार्ट। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं उन्हें फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं आता क्योंकि वहां डी क्यू डी टी ऐसे टर्म्स आ जाते हैं। मैं कहता हूं तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, तुम्हें एलिमेंट लेना नहीं आता, दोनों चीजें अलग अलग, ठीक है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर एन, एक पावर बढ़ाओ, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करो, कॉस का माइनस साइन, है ना, या प्लस साइन, जिसका भी इंटीग्रेशन को में आता है, कॉस, कॉट, कोसिकेंट, इंटीग्रेशन वो नेगेटिव होते हैं। साइन का कोस को में आ गया, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, ओके। कुछ मुश्किल नहीं है, ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पड़ेगा, देखी जाएगी। हो गए कंफ्यूज, इतना बहुत है। थोड़ा सा प्लीज इन्हें रिवाइज कर लेना। आओ वापस, अब एक क्वेश्चन देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at P, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया P पॉइंट, इस P पॉइंट से, इस P पॉइंट पे इस रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अप्रोच देखो बच्चे, क्या ये स्फेयर है?
तो मैं इस रॉड को उठा के इसके सेंटर पे नहीं रख सकता। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास से नहीं कर सकते, वो सिर्फ एलिमेंट लेना पड़ेगा। बात सही बच्चे। अब आप एक चीज देखिए, मैं इंटीग्रेशन कब करूंगा। ओके देखो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट चार्जेस। स्फीयर वगैरह रहने दो, स्फीयर सिमेट्री पोजेस करते हैं इसलिए उनके लिए चल जाता है। ठीक है, क्या मैं ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं? नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं, तो पॉइंट चार्ज बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड ली, रॉड के ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले ली, इस छोटी सी लेंथ पे चार्ज क्या है? डी क्यू। कोई प्रॉब्लम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस। तो मैंने ये डिस्टेंस कितना मान लिया? x। कोई प्रॉब्लम? तो आई होप आपको आइडिया हो गया हो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा? dx। इंटीग्रेट किया मैंने कहीं भी? नहीं। दूसरी चीज, बालिकें थोड़ा फास्ट मोशन में चल लें। ओके, वापस आइए। देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? के डी क्यू बाय, बाल को डिस्टेंस होता है। अब बताइए, क्या मैं इसे यहां इंटीग्रेट कर सकता हूं? यहीं की यहीं? क्यों नहीं? कांस्टेंट क्या है? के कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेट होगा नहीं होगा? एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पे नहीं हो सकता। देखो, डिफरेंशिएशन हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहां चेंज कौन कर रहा है? डी क्यू और एक्स, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मुझे पहले डी क्यू की वैल्यू एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी या एक्स की डी क्यू में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी करो अंदर क्या रखना है? ठीक है, एक ही टाइप के वेरिएबल्स। अब आओ हेल्प करवाओ। रॉड है, रॉड के लिए लैम्डा बेस्ट है। लैम्डा का फॉर्मूला क्यू बाय एल या डी क्यू बाय डी एल, दोनों। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, कुछ ना बोला जाए, यूनिफॉर्म मान के चलो, दोनों फॉर्मूले ले सकता हूं। डीएल की जगह मैंने डीएक्स यूज कर दिया, लेंथ ही है वो। तो बताइए डी क्यू की वैल्यू? कोई प्रॉब्लम किसी को? यूनिटरी मेथड से भी डिराइव कर सकते थे। एल लेंथ पे क्यू चार्ज है तो वन लेंथ पे कितना होगा और डीएक्स लेंथ पे कितना होगा, उससे भी यही आंसर आता है। नोट कराना जल्दी से, बीच बीच में तुम लोगों को जगाना पड़ता है। मैंने वो देना सीखा है, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो विम बार वगैरह से वो प्रेस। क्या बात है बच्चे, एक तो बंदा मर रहा है तू उसे जला रहा है। मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं, शॉक देना जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। नोट कर लिया? ओके, हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। तो के बाहर, क्यू बाय एल बाहर, अंदर क्या बचा? अब आप देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर एक ही टाइप के वेरिएबल हैं, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। आ जाओ, आई होप आपको पता हो dx जो है ये रॉड पे ही होगा, तो dx यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है। dx अगर यहां है तो x की वैल्यू a, यहां है तो a प्लस एल। कोई डाउट किसी? तो लिमिट्स
ए से ए प्लस एल रख दो, इट्स ओके। आप में से कुछ बच्चे लिमिट्स ए प्लस एल से ए रख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना आइडिया नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन वगैरह कैसे हो रहा है, आपका आंसर बस पॉजिटिव नेगेटिव इतनी दिक्कत करेगा, लिमिट्स उल्टी हो गई तो। मैं पहले बता रहा हूं, अगर ए से बी का आंसर लेट जस्ट से एफ है, तो बी से ए का आंसर माइनस एफ होगा। तो जस्ट इन केस आपने लिमिट्स गलत पुट कर दी, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इतनी अकल सब में होगी। हाँ भाई, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? आप पॉजिटिव चार्ज से हमें राइट साइड होगी, ये चीज आप खुद ढूंढ सकते हैं। करें स्टार्ट, चेंज करूं? हाँ तो बच्चों हेल्प करवाओ, x की पावर कितनी है यहां पे? -2। तो हमें क्या करना है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। हाँ भाई, कैसे करें? पावर को एक इंक्रीज करो, ठीक है, पावर जितनी भी है उसमें एक ऐड करो और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करो। अब लिमिट्स पुट करो, एलसीएम ले लेना, आई होप ले सकते हो। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा के क्यू ए प्लस एल। दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। कौन सा है? बस वाला सर, बस नहीं बचे सर, साइकिल। नोट किया? साथ साथ देखता तो पता चलता। मैं नहीं मानूंगा मेरी राइटिंग खराब है, क्यों मानूं मैं? ठीक है,